हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पढ़ाना शुरू किया था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में 3 नियम पढ़ने होते हैं। जो पहला नियम होता है वो होता है अफबाओ का नियम। अफबाओ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। अफबाओ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक एक करके जोड़ना। और मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट्स का जो एटम होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके कक्ष में भरने के कारण बनता है, ठीक है। तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे कक्ष बने होते हैं, ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं, और हर एक ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरते हैं उसके अंदर में, उसका जो नियम्स है वो अफबाओ के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि जो उपकक्षा होता है उसका सीक्वेंस लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसका सीक्वेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हमने बताया था 1s लिखेंगे, 2s 2p लिखेंगे, 3s 3p 3d लिखेंगे, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f लिखेंगे, 5s 5p 5d लिखेंगे, 5f तक भी लिख सकते थे, ठीक है। और उसके बाद इसको एरो हेड से कट करते हैं और इसका एक सीक्वेंस तैयार करते हैं। अच्छा, सीक्वेंस में एक मिस्टेक हुआ है, ठीक है। शायद आप लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आप करेक्ट भी कर लिए होंगे। देखिए, पहले हमने लिखा 2s, ठीक है। फिर से हम लिख के बताते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1s। तो सबसे पहले 1s लिखेंगे। 1s के बाद दूसरा एरो पे जाएंगे तो दूसरा एरो में सिर्फ 2s मिल रहा है, तो 2s लिखेंगे ऐसे, ठीक है। 2s के बाद फिर ये वाला एरो हेड तीसरा के लिए, तो 2p मिलेगा और 3s मिलेगा। पहले मिलेगा 2p, फिर मिलेगा 3s, ठीक है। 2p फिर 3s, फिर ये वाला एरो में जाएंगे। तो एरो जिधर से चलेगा उधर से हम लोग को देखना होता है। 3p है तो पहले क्या लिखेंगे, 3p लिखेंगे। 3p के बाद 4s है तो इसको लिख लेंगे 4s, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला एरो पे जाएंगे। ये एरो की क्या है भाई, तो इस एरो में 3d मिला, 3d के बाद मिला है 4p, 4p लिख लेंगे। 4p के बाद मिला है 5s, तो 5s लिख लेंगे, ठीक है। 5s के बाद यहीं पे लास्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसके बाद ये एरो के लिए नहीं, हम सीधे इस एरो पे आ गए, तो एक मिस्टेक था, इसको सुधार लोगे लास्ट वीडियो लेक्चर में। ये एरो के बाद हम सीधे इसका लिख दिए। इसके बाद ये एरो है, तो इस एरो में पहले मिला है 4d, ठीक है, और 4d के बाद मिला है 5p, और 5p के बाद फिर इस एरो पे आएंगे, 4f आ जाएगा और 4f के बाद आ जाएगा 5d। तो इस तरीके से थोड़ा सा सीक्वेंस को ठीक कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट में एक जगह मिस्टेक है, उसको सुधार लेना है। अब देखो आज हम क्या पढ़ाने हैं। अफबाओ का जो रूल्स होता है इसको n+l नियम से भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। n+l नियम क्या है, जिसको n+l रूल बोलते हैं। n क्या होता है, l क्या होता है, ऑलरेडी हम आप लोग को क्वांटम नंबर में पढ़ा चुके हैं। n को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, मुख्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं या फिर मुख्य संख्या बोलते हैं, आप देख लेना, ठीक है। मुख्य संख्या है। और आप लोग को याद होगा l क्या होता है, तो l को हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में लिख देते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, क्यू नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को पहले से याद होना चाहिए। अब n+l रूल से थोड़ा जल्दी समझ लीजिए कि n+l रूल क्या बोलता है। n+l रूल यही सीक्वेंस को बताता है, वो कोई नया चीज़ नहीं है, आप इसको याद रखना। समटाइम्स कभी कभी n+l रूल का भी ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे होता क्या है कि बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है, थोड़ा सा समझोगे, ठीक है। जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो इन ऑर्बिटल्स का या उपकक्षा का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से होता है। 1s होगा, फिर 2s होगा, 2p होगा, फिर 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा, फिर 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। कुछ लोगों को ये वाला क्रमांक समझ में आता है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। देखोगे 1s तो है, 2s, 1s के बाद 2s होता है, 2s के बाद 2p भी होता है, यहाँ तक ठीक है। फिर 3s है, यहाँ तक भी ठीक है। 4p है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन 4p के बाद देखो यहाँ पे 4p के बाद 3p के बाद 3d है, ठीक है। 3p के बाद 3d है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो गया, 4s हो गया। तो ये वाला जो सीक्वेंस है ना, ये रॉन्ग सीक्वेंस है। ये हड़बड़ी में ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। ऐसा गलती नहीं करना। बहुत लोगों को लगता है सीक्वेंस में होना चाहिए, 1s
2s 2p, फिर 3s 3p 3d, मतलब ये बता रहा है कि थर्ड ऑर्बिट का ये s ऑर्बिटल है, ये p है, ये d ऑर्बिटल है। वैसा ही ये फोर्थ ऑर्बिट का s p d f 4 ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, सीक्वेंस हमारा ये होता है। अब इसी को n+l रूल से समझते हैं। n जो होता है मुख्य संख्या होता है, l को हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब देखो n+l रूल क्या बोलता है, बोलता है कि n+l का वैल्यू जिस ऑर्बिटल का कम होगा पहले उसका क्रमांक आएगा। ठीक है, मतलब वो सीक्वेंस में पहले होगा, उसका एनर्जी का वैल्यू कम होगा। जिस n+l का वैल्यू सबसे कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भरेगा, यानी कि वो क्रम संख्या में पहले वो आएगा और उसका एनर्जी का वैल्यू कम होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, जिस n+l का वैल्यू कम होगा यानी कि उसका एनर्जी का वैल्यू कम होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भरेगा। कभी कभी क्या हो जाता है, n+l का जो वैल्यू होता है दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम हो जाता है। तो उस केस में जैसे n+l का वैल्यू दो ऑर्बिटल्स का सेम हो जाता है, तो उस केस में क्या करना होता है, देखना होता है कि n का वैल्यू किसका कम है। जिसका n का वैल्यू कम होगा उसका पहले क्रम आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। इसको अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे तब आप लोगों को समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। जिस कक्षक ऑर्बिटल्स का n+l का मान कम होगा उसका ऊर्जा का मान कम होगा और उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। बोला जा रहा है कि जिसका n+l का मान कम होगा उसका ऊर्जा का भी मान कम होगा, एनर्जी का भी मान कम होगा और उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स भरेगा। ठीक है, दूसरा बात बोला जा रहा है, अगर दो कक्षक का n+l का मान समान होगा तो जिस कक्षक का n का मान कम होगा वो पहले भरेगा। बोला जा रहा है कि दो अगर कक्षक है, दो ऑर्बिटल्स है और दोनों का n+l का वैल्यू सेम आ गया तो पहले किसको लिखोगे, बाद में किसको लिखोगे, तो जिसका n का मान कम होगा उसको पहले लिखा जाता है। अब इस बात को ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास बहुत सारे कक्षक हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स लिख रहे हैं, जैसे 1s है, 2s है, 2p है, फिर 3s है, 3p है, 3d है। क्लियर है। अब देखो वैसा ही हमारे पास 4s है, 4p है, 4d है, उसके बाद 4f तक भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, कैमरा में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में सेट कर देंगे। अब देखिए ये हमारा कक्षा का ऑर्डर है, ये हमारा सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें ये हम लोग सीक्वेंस मेंटेन नहीं करते हैं। देखोगे 3p के बाद 4s आ जाता है, जबकि यहाँ पे 3p के बाद 3d है। ठीक है, 3p के बाद 3d है, ये वाला सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। 3p के बाद यहाँ पे 4s है। ठीक है, तो यहाँ पे 3p के बाद 4s होना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए ये हमारे कक्षक हैं, जो सीक्वेंस है उसको हम लिख दिए, बाद में हम लोग सीक्वेंस खुद से बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे n का मान क्या होगा, इस कक्षक के लिए n का मान क्या होगा। n क्या होता है, तो ऑर्बिट्स के संख्या को बताता है। तो हम लास्ट वीडियो लेक्चर में बताए थे 1 2 3 4 ये सब जो मैथमेटिकल टर्म है ये ऑर्बिट के संख्या को बताता है। जैसे 1s के लिए ऑर्बिट का संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2s के लिए ऑर्बिट का संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2p के लिए ऑर्बिट का संख्या कितना होगा, 2 होगा। 3s के लिए ऑर्बिट का संख्या होगा 3, यानी कि n का मान हो जाएगा 3s के लिए। फिर 3p के लिए कितना होगा बोलो 3 होगा। बोलोगे कैसे बोलें, अच्छा मन में ही बोल दिया करो। 3d के लिए ऑर्बिट का मान होगा 3, यानी कि n का मान होगा 3। 4s के लिए 4, 4p के लिए 4, 4d के लिए 4। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल टर्म जो हैं ये हमारे ऑर्बिट के संख्या को बताते हैं। l का मान क्या होता है, तो आप लोगों को हम बता चुके हैं s p d f, नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिख देता है s p d f, ये हमारा ऑर्बिटल्स हैं और इनका l का मान क्या होता है। s का l का मान होता है 0, p का 1, d का 2 और f का 3। ठीक है, तो ये हमारा मान है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे s है, तो s के लिए l का मान कितना होता है, s के लिए l का मान होता है 0। ये चलते फिरते याद रखो, ये बार बार मुझे बताना पड़ता है। फिर s के लिए l का मान होता है 0, तो ये इसके सामने लिखेंगे 0। फिर p के लिए s का कितना मान होता है, देखो p के लिए l का मान होता है 1, तो p के लिए l का मान लिखेंगे 1। फिर s के लिए p का मान हो जाएगा 0। फिर 3p के लिए, यहाँ से p है तो p के लिए 1, देखोगे यहाँ से p के लिए 1। उसके बाद d है, d के लिए कितना होता है 2 होता है, तो इसके लिए लिख लेंगे 2। s के लिए फिर से 0, p के लिए
1, P के लिए 1 और D के लिए होता है 2। अच्छा, सबका सामने सामने हम लिख देते हैं, देखो ऐसे एरो कर देते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो समझने में। तो ये सारा हम लोग N और L का मान लिख लिए, ठीक है। देखो इसलिए इस पे टाइम दे के पढ़ा रहे हैं ना कि 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से पूछा जाएगा। तो जहाँ हमको लग रहा है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि पढ़ लिए और क्वेश्चन आया तो बना ही नहीं, तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखो 1s के लिए n का मान हो गया 1 और l का मान हो गया 0। 2s के लिए n का मान हो गया 2 और l का मान हो गया 0। 2p के लिए n का मान हो गया 2 और l का मान हो गया 1। 3s के लिए n का मान 3 और l का मान 0। इस तरीके से हम लोग लिख लिए। अब n प्लस l करेंगे, मतलब n और l के वैल्यू को जोड़ेंगे। अब देखो n प्लस l, 1 प्लस 0 करोगे तो कितना आएगा 1, 1 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। वैसा ही 2 और 0 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। फिर 2 और 3 को जोड़ोगे तो 2 प्लस 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा भाई, ठीक है। 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। 4 प्लस 0 4 हो जाएगा। 4 प्लस 1 5 हो जाएगा और 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सबका मान लिख लिए n प्लस l। अब इस नियम को पढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला जगह हम मिटा देते हैं। अब हम लोगों को नियम पढ़ना है और नियम के अनुसार हम लोगों को इसका सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। अब देखो दोनों सेम ही चीज़ है, ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो। यही ज़्यादा याद रखने का कोशिश करना, इसको भी थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। अब पहला नियम क्या कर रहा है, जिस कक्षक का n प्लस l का मान कम होगा उसका ऊर्जा का मान कम होगा। जिसका n प्लस l का मान कम होगा उसका ऊर्जा का मान कम होगा। तो सबसे कम n प्लस l का मान 1 है। इस पूरे सीक्वेंस में देखोगे सबसे कम किसका है 1 है। तो 1 किसका मान है 2s का 1s का मान है, तो 1s का एनर्जी वैल्यू सबसे कम होगा। उसके बाद 1 से ज़्यादा कितना है पूरे सीक्वेंस में, देखो 2 है। 2 किसका वैल्यू है 2s का वैल्यू है। तो 2s का मान या 2s का एनर्जी वैल्यू 1s से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। वैसे ही आपको इस n प्लस l के मान से निकालना है कि किसका एनर्जी का मान कम होगा। तो जिस कक्षक का n प्लस l का मान कम होगा उसके ऊर्जा का मान कम होगा और उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स भरेगा। जिसका n प्लस l का मान कम होगा पहले उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेगा। अगर दो कक्षक का n प्लस l का मान समान होगा तो जिस कक्षक का n का मान कम होगा वो पहले भरेगा। इसमें से बहुत सारा ऐसा n प्लस l का मान है जो कि सेम है, जैसे 3 3 है, यहाँ पे 4 4 है, 5 5 है। तो बहुत सारा मान क्या हो गया समान हो गया है। तो उस केस में क्या बोलता है कि जिसका n का मान कम होगा वो पहले भरेगा। तो देखो इसमें सीक्वेंस कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले 1 आया है तो 1 के लिए 1s लिखेंगे। देखोगे वहाँ पे देखोगे और इसके लिए यहाँ से रिलेट करोगे 1s। अच्छा 1s से ज़्यादा एनर्जी किसका होगा 1 से ज़्यादा 2 होता है तो 2 पे आ जाएंगे, यानी कि 2s हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि थोड़ा सा देख लेते हैं कैमरा एडजस्टमेंट क्या है। 1 मिनट रुकोगे, थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर रहे हैं कैमरा का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो 1 का मान यहाँ पे 1s देखेंगे, 1s हो गया। अच्छा 1 से वैल्यू ज़्यादा 2 है तो 2 का कितना 2s, तो 2s ऐसे लिख लेंगे भाई। अब देखो उसके बाद 2 से ज़्यादा किसका होता है 3 का होता है, लेकिन दो 3 है। तो अब इसमें दोनों 3 के लिए ये देखोगे, दोनों 3 के लिए ये वैल्यू है 2p है और 3s है। अब हम आपसे पूछे कि इन दोनों में n का मान किसका है कम है, तो 2p का n का मान 2 है और 3s का n का मान 3 है, यानी कि 2p का n का मान क्या है कम है। तो पहले कौन आएगा 2p आएगा। ये दूसरा नियम यही बोल रहा है कि n प्लस l का मान अगर सेम हो जाए तो जिसमें n का मान कम होगा उसको पहले लिखेंगे। तो 2p में n का मान 2 ही होता है तो इसको 2p लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको लिखेंगे किसको 3s को लिखेंगे, तो यहाँ पे 3s होगा, ठीक है। अब देखो 3s के बाद किसका बारी आएगा, यहाँ तक लिख लिया हम लोग। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, देखोगे ये दोनों 4 है। अब इन दोनों को लेके चलो, इसको टिक आउट करेंगे। ये 4 वैल्यू किसका है भाई
तो इसका है, स्टार लगा देते हैं। फिर 4 वैल्यू किसका है, तो इसका है, यानी कि 3p और 3s का दोनों का वैल्यू जो आया है n+l का, ये 4 4 आया। अच्छा, इन दोनों में पहले सीक्वेंस किसका लिखेंगे, क्योंकि दोनों का 4 वैल्यू आया n+l का, तो नियम क्या बोलता है, जिसका n का मान कम होगा। तो देखो n का मान इन दोनों के लिए, n का मान इसका 3 है और इसका n का मान 4 है, तो किसको पहले लिखेंगे, 3p को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3p, क्या लिखेंगे, 3p, और 3p के बाद लिखेंगे 4s, 3p के बाद लिखेंगे 4s। अब देखो, तो ये इन दोनों का काम हो गया, इसमें टिक लगा दिए हैं। अब 4 से ज़्यादा 5 होता है, तो 5 भी देखो 2 है, ठीक है, 5 भी क्या है, 2 है। देखो इस पर हम टिक लगा देते हैं, ऐसा है, सीधा लाइन वाला टिक लगा दिए हैं, ठीक है। अब देखो ये 5 किसके लिए है, तो इसके लिए, इसको घेर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। और ये 5 किसके लिए है, इसके लिए है। इन दोनों घेरे हुए नंबर को देखना है, ये 3d है, ये 4s है। अब देखो 3d और 4p, इन दोनों का मान क्या है, दोनों का मान आ गया है 5 5। तो इसमें किसको पहले लिखेंगे, तो 3d का n का मान 3 है और 4p का n का मान 4 है, तो पहले कौन आएगा, 3d आएगा, ठीक है, पहले कौन आएगा, 3d आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 3d, ठीक है। और उसके बाद किसको लिखेंगे, 4p को लिखेंगे। आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया, आपको समझना ही पड़ेगा। उसके बाद 4p का वैल्यू आया। इसी तरीके से हम लोग सीक्वेंस, और अब हम एक बात बोलेंगे, ये मैच करना, ठीक है, ये भी शायद सीक्वेंस लास्ट में जाके गड़बड़ हो गया था, ठीक है, यहाँ तक मिटा देते हैं, यहाँ तक ठीक ही होना चाहिए। अब देखो सीक्वेंस मैच करो, या अभी जस्ट कुछ देर पहले सीक्वेंस लिखे थे ना, ये वाला देख के उससे मैच करो, देखो यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नियम जानिए आप लोग, अच्छा है, ठीक है। तो इसको एक काम कीजिए, फटाफट ये लिखिए, उसके बाद अब नेक्स्ट जो 2 नियम है उसको पढ़ा के ख़त्म करते हैं। चलिए, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास का जो अगला 2 नियम है उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। अफवाहों पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे हुंड्स का नियम, जो कि दूसरा नियम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास का, और तीसरा पाउली का उपवर्जन सिद्धांत होता है, ठीक है, जिसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला जाता है। तो ये दोनों सिद्धांत भी बहुत ही यूजफुल हैं, या बोल सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन लिखने के लिए। और मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि मे भी इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आएगा आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हुंड्स का नियम क्या बोलता है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो हुंड्स और पाउली हैं ये एक साइंटिस्ट का नाम है, जबकि अफवाहो मैंने बताया था कि किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था। अफवाहो एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। अब देखो, तो हुंड्स का नियम क्या बोलता है। इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष में, उपकोष को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेल बोलते हैं, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्मन है मतलब जोड़ा होता है, ठीक है, शादी वाला जोड़ा नहीं पेयर मतलब, ठीक है, जैसे कोई 2 चीज़ है तो इसको पेयर बोलते हैं, ठीक है, तो वो वाला जोड़ा केवल उस समय प्रारंभ होता है जब कक्षक में पहले एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। फिर से हम इस पॉइंट को रिपीट कर देते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन जोड़ा केवल उस समय प्रारंभ होता है जब कक्षक में पहले एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऑर्बिटल्स है, थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करना। जैसे यहाँ पे ऑर्बिटल्स है, ये सारा बात जो है, बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी हम आप लोगों को क्वांटम संख्या जब पढ़ाए थे तो वहाँ पे बता दिए हैं। तो मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना है, एक कोष्ठ में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो अगर मान लो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इस 4 इलेक्ट्रॉन से इस ऑर्बिटल्स को भरना है, और इस ऑर्बिटल्स में कितने कोष्ठक हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना है और एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो नियम क्या बोलता है, हुंड्स रूल बोलता है क्या, कि आपको करना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स पहले भरना है तीनों में। पेयर तब बनाएंगे जब एक आप भर दो या हाफ फिल्ड कर दो, उसके बाद पेयर बनाओगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है, 3 भर दिए, बच कितना गया, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स चला गया, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब उस 1 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे या यहाँ पे किसी एक में भर देंगे, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर मान लो हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होता, ठीक है, या फिर मान लो इसका एक रॉन्ग तरीका बताते हैं, मान लो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, तो कभी भी ये गलती नहीं करेंगे, इसमें 2 और इसमें 2, 4 भर दें, मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और इसको खाली छोड़ दें। ये हमारा रॉन्ग मेथड है, ये हमारा
अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ये सही है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा एनालिसिस करके पढ़ना होगा। मान लो हमारे पास यहाँ पे 3 कोष्टक है, 3 कोष्ठ है, ठीक है, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे भरेंगे? तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। कोई ऐसा गलती नहीं करना कि इसको ऐसे भर देना, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक में और 1 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, नहीं। ठीक है, अब ये देखो कैसे, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो 3 आदमी रोटी खाने वाला है, हर आदमी का भूख 2 रोटी का है। ठीक है, हर आदमी को 2 रोटी चाहिए, खाने वाले कितने हैं? 3 पर्सन हैं, 3 पर्सन। ठीक है, और हर एक आदमी का 3 आदमी का भूख जो है 2-2 रोटी का है। लेकिन सोचो कि 4 ही रोटी है, तो क्या करेंगे? सबके थाली में 1-1 रोटी देंगे। सबके थाली में क्या करेंगे? 1-1 रोटी देंगे। तो 4 में से 3 रोटी तो बांट दिया, बच गया 1 रोटी। तो ये 1 रोटी किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भरा जाता है। मान लो कल हो के ऐसा मिल जाए आपको, यहाँ पे 2 भी कोष्टक हो सकता है या 3, कितना भी हो, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 3 कोष्टक है। ठीक है, अब इस 3 कोष्टक में क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स भरना है, और हमारे पास मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले 1-1 भेजेंगे। ठीक है, 1-1 भेजने के बाद अब बच गया कितना? 3 तो चला गया, 2 बच गया, तो 2 किसी में भी भर देंगे और 1 खाली रह जाएगा। अगर 6 रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 1 इसमें भी आ जाता। लेकिन पहले क्या करना है? 1-1 को भरना है। यही ये रूल्स बोलता है, इंग्लिश में पढ़ के सुनाते हैं। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सब सेल इज हाफ फिल्ड विथ पैरेलल स्पिन। कह रहा है कि पेयर्ड तभी बनेगा जब सारा ऑक्टल, जितने भी सब सेल हैं, वो सारे सब सेल जब हाफ फिल्ड हो जाए उसके बाद पेयरिंग होगा। मतलब जितने भी यहाँ पे सब सेल हैं ये हाफ पेयर्ड हो जाएंगे, तभी इनका पेयरिंग संभव हो। हाफ फिल्ड हो जाए तभी इसका पेयरिंग करना है। ठीक है, तो यही रूल्स है। और क्या, चलो अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से कुछ हमने क्या किया है, एलिमेंट्स के एटम्स को लिया है, और उसके लिए अब हम लोगों को इस हुन्स रूल को समझना है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखना है। तो आप लोगों को पता होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन लिखे, तो 1s लिखेंगे, और चूंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। पावर पे जो ये 1, 2 लिखते हैं, यही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, ये बात बताया है। हीलियम है तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या लिखोगे? 1s लिखोगे, और s में कितना इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रख लिया, काम हो गया इसका। अब लिथियम का लिखेंगे, लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। तो इसका क्या लिखेंगे? 1s2 लिखेंगे, क्योंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 1s के बाद किसका बारी आता है? 2s का आता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ, तो यहाँ पे भर देंगे। इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास का प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, वहाँ पे सीखना होगा। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले 1s2 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 2s लिखेंगे, 2 भर गया है, 2 और है तो इसमें 2 चला जाएगा। ठीक है, वैसा ही अब बोरोन का लिखेंगे। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, तो इसका लिखेंगे 1s2, 2s2, कितना हो गया? 2, 2, 4 हो गया। s में मैक्सिमम 2 ही, तो 2s के बाद आता है 2p का बारी। तो 2p के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स बचेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, 2, 2, 4, 1, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। वैसे ही हम लोग कार्बन के लिए लिखेंगे 1s2, ठीक है, 2s2, 2p लिखेंगे। देखो 2, 2, 4 हो गया। ठीक है, चाहे इसमें है कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचा है तो 2p में भेज देंगे। वैसे ही हम लोग नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे। देखो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ऐसे लिखना आपको सीखना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 4 हो गया, 2p में कितना? 6 रह सकता है, 3 इसमें डाल देंगे, तो 2, 2, 4, 3, 7 हो गया। वैसे ही ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 1s2, 2s2, ठीक है, और 2p4 लिखेंगे। काउंट कर लोगे, 2, 2, 4 और 4, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिख लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा हुन्स रूल को यहाँ से जल्दी जल्दी समझ लेना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको अच्छे से समझने के लिए आपको क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वांटम नंबर तो अच्छे से पढ़ ही लेना, 2-3 बार वीडियो देख लेना। ठीक है, अच्छे से नोट्स तैयार कर लो, अच्छे से पढ़ लो। देखो इसमें एस में 2 खंदा होता है ऐसे। ठीक है, एस में हम कितना, एस का बताए हुए हैं, एस में आपको
इसका वैल्यू 1 होता है, P में 3 होगा, ठीक है, 3 डब्बा होगा, मतलब मैक्सिमम S में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है हम बताए हैं 2, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना रह सकता है 6, और D में बताए हैं 10। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक डब्बा चाहिए, यहाँ पे 2s है तो 2s के लिए हमेशा 2 डब्बा याद रखना है। जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे 2 सॉरी ये वाला डब्बा बनाना है, एक डब्बा, सॉरी एक डब्बा। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है ना, तो इसमें डब्बा कितना रहेगा 1, इसमें डब्बा कितना रहेगा, चूँकि 6 है तो 3 डब्बा, और इसमें 5 डब्बा, ठीक है। तो देखोगे 2s है, सॉरी 1s है तो एक डब्बा बनाएंगे, 2s के लिए भी एक डब्बा बनाएंगे, क्योंकि एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। वैसे ही यहाँ पे भी 1s है 2s है तो यहाँ पे भी 2 डब्बा बना लेंगे पहले, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना बनाएंगे, यहाँ पे भी पहले 1s के लिए एक डब्बा, 2s के लिए भी एक डब्बा, और यहाँ पे 2p है तो 2p के लिए कितना 3 डब्बा बनता है, कितना 3 डब्बा, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। इसका नाम भी चाहो तो लिख सकते हो 1s 2s और इसको 2p। यहाँ पे भी नाम लिखना चाहते हो तो इसका 1s और इसका 2s, इसका 1s इसका 2s, इसका 1s और इसका भी 1s, इस तरीके से नेमिंग भी कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, 1s है तो 1s के लिए एक डब्बा, 2s के लिए भी एक डब्बा, 2p है 2p के लिए 3 डब्बा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 1s 2s 2p। ये सब जानते हो सीखने का चीज़ है, अपने से प्रैक्टिस करने का चीज़ है। जैसे मैथ सीखते हो ना, वैसे ही ये सब भी टॉपिक आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसको थ्योरी की तरह पढ़ोगे, खाली कहानी सुनोगे मेरा तो नहीं काम होगा, आपको कलम कॉपी से खुद भी लिख के ये सब प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा तो मैं प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा है नहीं। वैसे ही यहाँ पे भी लिख लेना, ठीक है, लिख लोगे, चलो करके देखना। अब देखो हुंड्स रूल क्या बोलता है, बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स है, देखोगे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है, जेड का वैल्यू 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अच्छा ये एरो हेड का भी कहानी बताएं, ये स्पिन को बताता है कि ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। हम आप लोग को बता चुके हैं स्पिन क्वांटम नंबर, अगर ऊपर की तरफ है तो याद रखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नीचे की तरफ एरो डालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, ठीक है। तो एक ऊपर की तरफ रहेगा और एक नीचे की तरफ रहेगा। ये कौन सा रूल बोलता है, तो पाउली रूल बोलता है कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो दोनों का रोटेशन अलग होगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को ऊपर की तरफ एरो से दिखाते हैं, नीचे की तरफ एरो से एंटी क्लॉकवाइज को दिखाते हैं। वैसे ही लिथियम है, लिथियम का जेड का वैल्यू 3 है। तो देखोगे अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, तो देखो 1s2 है, सॉरी 1s2 है, तो 1s2 बोलने का मतलब क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ऐसे भर देंगे, और 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भर देंगे। फिर इसके लिए लिखेंगे 1s2 है, यानी कि 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 लिख लेना, ज़्यादा दिक्कत हो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भर लेंगे। अच्छा 2s2 है मतलब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भर लेंगे। फिर देखोगे 1s2 है, 1s2 मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भर लोगे। 2s2 है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है 2s2 तो इसको भी ऐसे भर लेंगे। अच्छा 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें किसी में भी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी में, इसमें किसी में भी भर लोगे क्योंकि सबका एनर्जी लेवल सेम होता है, तो किसी एक में डाल देंगे एक इलेक्ट्रॉन्स को। फिर यहाँ से लिखो 1s2 है, यहाँ पे लिख लो 2s2, ये वाला भी चीज़ यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो कैसे भरेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भर लेंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, और यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो किसी में भी ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरना है। ऐसा गलती कभी नहीं करना है कि एक ही में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर देना है, तो अब हुंड्स रूल गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से ये आ गया आपका 1s2, ठीक है, फिर 2s2, ठीक है, और यहाँ पे 2p है तो 2p के लिए 3 डब्बा, ठीक है, 2p के लिए 3 डब्बा, तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया और 2p3 है। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, भर देंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, और इसमें कितने 3, तो 3 कैसे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे। ऐसा गलती नहीं करना है कि एक में 2 और एक में 1 भर देंगे। आया बात समझ में। वैसे ही ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नीचे कम हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीजन का जेड का वैल्यू होता है 8, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2
4 हो गया तो 2p4 हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 2 4 4 8 हो गया। अब देखो 1s2 के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1s2 के लिए एक डब्बा, 2s2 के लिए भी एक डब्बा और 2p4 है तो 2p के लिए 3 डब्बा होता है और इसमें 2p4 है। यहाँ पे जो पावर होता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बताता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, भर दो। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन सेम नहीं होगा पॉली एक्सक्लूजन के। और 2p4 है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, तो पहले क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे और बच कितना गया, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो भर दिए, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसी में भी भर सकते हैं लेकिन एंटी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो टोटल कितने हो गए, 2 और इधर 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आया बात समझ में? ये हमारा हुंड्स रूल बोलता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन लिखना सिखाएंगे 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का, और आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा टाइम दीजिए इस टॉपिक पे, तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद थोड़ा सा पाउली का उपवर्जन सिद्धांत बताते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। बोल रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार एक कक्षक में, ये एक कक्षक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, देखोगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। जैसे यहाँ है या यहाँ है, एक कक्षक इसको बोलते हैं। एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले भी बता चुके हैं। एक ऑर्बिटल्स में या एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दोनों का जो रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, यही ये सिद्धांत बोलता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन उनकी चक्रण दिशा मतलब रोटेशन, उनकी चक्रण दिशा मतलब घूमने का जो दिशा होता है एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। According to this rule, an orbital can contain maximum of 2 electrons and these electrons must be of opposite spin। बोला जा रहा है कि एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है और दोनों का रोटेशन जो है एंटी अपोजिट होना चाहिए। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आया बात समझ में? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे देखोगे हर का हम लोग अपोजिट स्पिन कर दिए हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वांटम नंबर जो होता है, ठीक है, आप लोगों को 4 क्वांटम नंबर बताए हैं, ठीक है। पहला हमने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर में ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे। तो क्वांटम नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट्स का सारा क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन है तो उसका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, ठीक है। 3 हो भी जाएगा सेम, तो पॉली एक्सक्लूजन रूल्स के अनुसार या स्पिन क्वांटम नंबर के अनुसार कभी भी सेम नहीं होगा। खैर वो सब चीज़ नहीं पूछेगा, अभी जितना पढ़ाए हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो इंग्लिश में पढ़ाया हुआ लेकिन हिंदी में एक्सप्लेन किए हुए हैं। सारा का जो है एटॉमिक नंबर के अनुसार हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन लिखना सिखाएं। आप लोग उसको अच्छे से सीख लेना। 1-2 अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है, ठीक ना, उस एक्सेप्शन को याद रखना। और वो वीडियो देखने के बाद हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, या जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे इस यूनिट का तो वहाँ पे उसका बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो इस सारा टॉपिक अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी अभी तुरंत दोनों साथ ही अपलोड होने वाला है, तो अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद फिर अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।